कहानी की शुरुआत में यूकी क्लासरूम में बैठा हुआ यहाँ से बंक मारने के बारे में सोच रहा होता है और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है यूई और वो उसे परेशान करना शुरू कर देती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे परेशान मत करो, तुम चाहे कैसे भी हो जाओ पर मेरे लिए तुम यूकी ही रहने वाले हो। फिर वो दोबारा से विंडो की तरफ देखता है और ये सोचता है पता नहीं दूसरे वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। पर तभी अचानक इस क्लासरूम में मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है और यूकी इसे देखकर एक काफी अच्छी स्माइल करता है। अब आएगा मजा। अगली पल ये सारे एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाते हैं और उन सभी को ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर हैं। पर यूकी काफी खुश हो रहा होता है, मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया। इन सारे बच्चों की ये देखकर काफी फट जाती है कि सामने से काफी सारे डीमंस इनकी तरफ आ रहे होते हैं। पर यूकी अब भी यहीं खड़ा होता है और जैसे ये डीमन उसके ऊपर अटैक करता है तो यूई यहाँ पर आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। पर यूकी ने उस डीमन को एक ही फिंगर से हवा में उड़ा दिया होता है और अब वो यूई को लेकर यहाँ से भागना शुरू करता है और सामने से काफी सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन सोल्जर्स और डीमंस के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। यूकी अपने साथियों के साथ जाकर छुप जाता है और वो ये सोचता है कि अब तक तो वॉर को खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये क्या हो रहा है। वो ये देखता है उसके सामने से जो डीमन आ रहा है उसके अंदर कर्स है और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि इन सभी से ये कहती है कि तुम सभी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम सारे यहाँ से चले जाओ। अब एक नाइट भी यहाँ पर आ जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सारे डीमंस को मारना शुरू कर देता है। इसके पास भी आइस मैजिक की पावर्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके ये डीमंस को ठिकाने लगा रही होती है। अब ये सारी यहाँ से बचकर किंग के कासल में आ जाते हैं और इस किंगडम का नाम है डिस्टेनिया। किंग उन सभी को ये बताते हैं कि आज से 5 साल पहले भी कुछ ऐसे ही हीरोज यहाँ पर आए थे जिन्होंने हमारे किंगडम को बचाया था। ये सुनते ही सारे बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। क्वीन उन सभी से ये कहती है क्या तुम सारे हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो, और इन बच्चों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती तो ये इनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब अगली सीन में हम दोबारा से उसी नाइट को देखते हैं जो कि सभी को तलवारबाजी सिखा रहा होता है और साथ में ये लड़की सभी को मैजिक करना सिखा रही होती है। यूई भी मैजिक करना सीख जाती है यानी कि फायर मैजिक। लगता है इसे मैजिक करना तो आ गया। और जैसे यूकी यहाँ से जा रहा होता है तभी वो लड़की इसके सामने आ जाती है, क्या एल्का, मैं तुमसे सीनियर हूँ तो मुझे थोड़ी इज्जत से बुलाओ। अब वो उसे ये बता रही होती है कि ये दुनिया काफी खतरनाक है और यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग काफी अच्छे से करनी होगी, पर तुम तो टाइम पास कर रहे हो। ये बोलते ही वो यूकी पर अटैक कर देती है और वो इसके बम्स पर एक स्लैप करता हुआ ये कहता है क्या तुम्हें अब याद आया कि मैं कौन हूँ। और वो जल्दी से उसके सामने आकर बैठ जाती है। अब तो सेसु सामा हो, अब खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अब इस नाइट यानी कि ग्लेन को भी इस बात का पता लग जाता है कि सेसु वापस आ चुके हैं और वो ये बात बताने के लिए टिया के पास आ जाते हैं। पर वो इस बात को पहले से ही जानती है। वो ये कहती है भले ही तुम्हारी बॉडी चेंज हो चुकी हो पर तुम वैसे ही हो, और उसने ये सारा कुछ सेसु की मैजिकल पावर से पता लगा लिया होता है। अब ये सारे लोग उसका वेलकम करते हैं कि वो दोबारा से इस वर्ल्ड में आ चुका है। पर यूकी अब भी थोड़ा सा परेशान होता है, जिसके बाद ये सारी बातें करने के लिए एक ब्रिज पर आ जाते हैं। एल्का उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, हाँ तुम सच में उस फाइट के बाद अचानक से ही गायब हो गए थे। मैं भी इस बारे में कुछ खास नहीं जानता, ये सारा कुछ एकदम धुंधला है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सेसु और टोमा के बीच में फाइट चल रही होती है और ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि मैं फाइट के बाद किसी दूसरे वर्ल्ड में रिबॉर्न हो गया था, पर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स थी। यूकी इन सभी से ये पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि टोमा का क्या हुआ, क्या वो अब भी जिंदा है। यूकी इन सभी को ये बताता है कि मैंने इस बात को सेंस किया है कि ये सारे के सारे डीमंस कर्स से ऑपरेट हो रहे हैं। ये सुनते ही सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में टोमा ही एक लौता इंसान है जो कि ऐसा कर सकता है। ग्लेन ये कहता है उस फाइट के बाद हमने उसे ढूंढने का काफी ट्राई किया पर वो हमें कहीं भी नहीं मिला। इन सभी की बातों के बीच में एक नाइट यहाँ पर आ जाता है जो ग्लेन से कहता है कि आपको किंग बुला रहे हैं और ग्लेन यहाँ से निकल जाता है, मैं बाद में मिलता हूँ। इस तरफ किंग डीमंस को लेकर काफी गुस्से में होते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं डीमंस के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर करता हूँ। ग्लेन उन्हें समझाने का ट्राई करता है कि अभी काफी देर नहीं हुई है, हमने जिन बंदों को वहाँ पर भेजा था वो अभी तक वहाँ से नहीं आए। पर क्वीन ये कहती है पर फाइट तो पहले डीमंस ने ही स्टार्ट की है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। 5 साल पहले हमने जो गलती की थी उस हीरो की बात मानकर हमें डीमंस के साथ पीस बनानी नहीं चाहिए थी। इस तरफ यूई अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और यूकी ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि वो धीरे धीरे मैजिक में काफी अच्छी होती जा रही है। लेकिन वो इस बात से काफी परेशान होती है कि उसे इस मैजिक का इस्तेमाल करके किसी को जान से मारना होगा। पर वो इस बात को लेकर काफी खुश भी है कि वो इससे यूकी को प्रोटेक्ट कर सकती है। तुम कभी भी बदलने वाली नहीं हो। अब अगली सीन में ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ग्लेन इन सभी को ये बताता है कि मैंने किंग को समझाने की काफी ट्राई की पर उन्होंने डीमंस के खिलाफ वॉर को छेड़ दिया है। यूकी ये कहता है लगता है मुझे दोबारा से वॉर को रोकना
रुकना होगा। अगर ऐसी ही बात है तो हम सारे भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। पर यूकी उन सभी को मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर रुकना भी काफी जरूरी है और टोमा से वो अकेला ही निपट सकता है। एल्का अब भी जिद कर रही होती है कि उसे यूकी के साथ जाना है। वैसे तुम तो मेरी पर्सनल गार्ड हो तो तुम मेरी बातों को टालने वाली नहीं हो, क्यों, है ना? और ये सारे उसकी बातों को मान लेते हैं, जिसके बाद ये सारे एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि कोई भी नाइट इन्हें देख ना पाए। पर एल्का फुदकती हुई आगे भाग जाती है। यूकी ये कहता है, अरे यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एल्का हमेशा से ही ऐसा करती है। वो आगे जाने के बाद एक नाइट को टपका देती है और उसे एक बॉक्स के अंदर पैक कर देती है ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। फिर हम यूई को देखते हैं जिसे अचानक से यूकी की प्रेजेंस फील होती है, पर वो इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। अब ये सारे एक रूम में आ जाते हैं और सामने एक स्वॉर्ड रखी हुई होती है। यूकी उसे देखकर ये कहता है, ओह अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। इन नाइट्स को वो बंदा मिल जाता है जिसकी एल्का ने चटनी बनाई थी और ये सारे चौकन्ने हो जाते हैं और उन सभी को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि उनके आसपास हैं। इस तरफ ग्लेन और टिया ये डिसाइड करते हैं कि वो नाइट्स के पास जाने वाले हैं ताकि वो उनका ध्यान भटका सकें और ये भी एल्का को खींचता हुआ यहाँ से ले जाता है। यहाँ से निकलने के लिए ये सारे एकदम तैयार होते हैं। तभी यूई यहाँ पर आ जाती है। तुम कहाँ पर थे और तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं इस वर्ल्ड में दूसरी बार समन हुआ हूँ और मैं एक ऐसे बंदे के पास जा रहा हूँ जिससे मिलने के बाद मैं इस वॉर को रोक सकता हूँ। पर वो भी उसके साथ जाने के लिए जिद कर रही होती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है और मैं भी तुम्हारे काम आऊंगी। यूकी उससे कहता है, पर मैं अकेला ही वहाँ पर जाने वाला हूँ। यूई कहती है, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो। और जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो अपने फायर और विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसके बालों को सही कर देती है। मैं और भी ज्यादा मेहनत करने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हारे काम आ पाऊँ। और वो उसके फॉरहेड पर एक फिंगर रखता है। तुमने ये क्यों किया? अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें इस अटैक को डॉज करना है और इससे ये पता लग जाएगा कि तुम पहले से काफी स्ट्रांग बनी हो या फिर नहीं। और वो इन सभी को बाय करते हुए अपने सफर के लिए निकल जाता है। फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो एक शॉप में सामान बेच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सैसू आ जाता है, यानी कि ये एक पास्ट का सीन है। और यही पास में हम एक छोटी सी बच्ची को भी देखते हैं जिसका नाम है रूरी। और ये बूढ़े अंकल सैसू को सामान देने से इनकार कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं, मैंने इस सामान को काफी मेहनत से बनाया है और मैं तुम्हें इसे बेच नहीं सकता जिसे इसकी वैल्यू भी पता ना हो। अब ये छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर आ जाती है। सैसू उनसे कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ये लो। और वो उसके सामने काफी सारे गोल्ड कॉइन्स डाल देता है जिससे ये बूढ़े अंकल मान जाते हैं। ओह अच्छा तो तुम ये खरीद सकते हो। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूरी के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है और वो घर से निकल जाती है। जब वो रात में ट्रेवल कर रही होती है तो एक जंगली बोर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और साथ में ये ब्रॉच भी। पर वो इसे उठाकर संभाल लेती है। अगर ये मुझसे गुम हो जाता तो ग्रैंडपा की सोल मुझे कभी भी माफ नहीं करती। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये जंगली बोर उसके सामने खड़ा होता है और काफी गुस्से में है। रूरी उसे डील करने का काफी ट्राई कर रही होती है पर वो बोर काफी गुस्से में होता है और जैसे वो रूरी पर अटैक करने वाला होता है तभी सैसू यहाँ पर आ जाता है, यानी कि यूकी, और वो उसे बचा लेता है। अब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और जब रूरी उसे देखती है तो उसे वही फ्लैशबैक याद आता है कि ये तो शायद वही है जो कि मेरे ग्रैंडफादर के पास आया था। यूकी उसे ये कहता है, तुम इतनी रात में कहाँ पर जा रही हो, वो भी बिना गार्ड्स के? वैसे मैं काफी जल्दी में थी तो इसलिए मैं गार्ड्स लाना भूल गई। क्या तुम मेरे गार्ड बनोगे? मैं तुम्हें पिक करने के लिए भी तैयार हूँ। अरे नहीं, मुझे ऑलरेडी काफी काम है। पर इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि यूकी उसके साथ जाने के लिए मान चुका है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक टाउन के पोर्ट में आ जाते हैं। रूरी उससे जाते हुए बातें कर रही होती है, क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो? अरे हाँ, मैं काफी लंबे टाइम पहले आया था। जिसके बाद ये दोनों शिप्स के पास आ जाते हैं और रूरी उनसे कहती है, क्या आप हमें डीमन कॉन्टिनेंट तक लेकर जा सकते हो? पर ये बंदा उसे साफ इनकार कर देता है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी रूरी के सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। वो ये कहते हैं, हम यहाँ पर सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं और तुम एक मर्चेंट हो ना, अपनी आईडी दिखाओ। इस आईडी को देखकर वो ये मान जाते हैं कि रूरी सच में एक मर्चेंट है। पर तुम्हारे इस बैग में क्या है? हमें ये बैग दिखाओ। मैं ये बैग तुम्हें नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी? और तभी यूकी यहाँ पर आ जाता है। तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबे ओए, तू कौन है? मैं इसका गार्ड हूँ। ये सारे सोल्जर्स उससे लड़ने के लिए स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं जिससे यहाँ पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। लगता है ये सोल्जर्स दोबारा से फाइट करने वाले हैं। इनका तो रोज का यही काम है। वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए यूकी को वार्निंग देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। शाम में ये दोनों आराम से बैठकर सैंडविच खा रहे होते हैं जहाँ पर यूकी रूरी की तारीफें करता है कि तुम सच में काफी कमाल की हो। जब वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल थी। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है। यूकी उससे पूछता है कि वो अब क्या करने वाली है क्योंकि सारी शिप के ओनर्स ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं
पूरी की पूरी शिप खरीद लूंगी। क्या तुम जानती भी हो कि एक शिप कितनी महंगी आती है? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे भी इस वाले पार्सल को डिलीवर करना है। ये सुनते ही यूकी के मन में उसके लिए दया आ जाती है। वो ये कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर आज रात हमें आराम करना होगा क्योंकि तुम काफी थक चुकी हो। अगले सीन में दोनों इनमें आ जाते हैं, जिसका रेंट ये दोनों आधा आधा पे कर रहे होते हैं और सैसु नहा के बाहर आ जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया, एकदम ठंडा पानी था। अब रूरी भी नहाने के लिए जा रही होती है, पर इससे पहले वो इस बॉक्स को यूकी को खोलकर दिखाती है। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? और जैसी वो इसे खोलती है तो इसके अंदर वही ब्रॉच होता है, जिसको देखकर यूकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। शायद मैं इसे पहचानता हूँ, ये तो वही है। फिर वो अपने ग्रैंडपा के बारे में बताना शुरू करती है, जो कि इस टाउन के काफी अच्छे ज्वेलर थे और वो काफी अच्छी चीजें बनाया करते थे। उसके ग्रैंडपा उससे ही कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया था कि पैसा कमाना काफी जरूरी है, क्योंकि उससे तुम उन चीजों को बचा सकती हो जो तुम्हारे लिए कीमती हैं। उन्होंने काफी मेहनत करके इस ब्रॉच को रिपेयर किया होता है और वो रूरी से ये कहते हैं, क्या तुम इसे डिलीवर करके मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी? प्रेजेंट में वो ये बॉक्स यूकी को देकर नहाने के लिए आ जाती है और मन में ये सोचती है कि ग्रैंडपा, फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिससे मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। यूकी इस ब्रॉच को छूता है और इसके मैजिक को फील करने का ट्राई करता है। रात में रूरी के सोने का स्टाइल भी थोड़ा सा कैजुअल होता है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि इनमें वो ये कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पर कल रात 2 बंदे आए हैं, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है और वो एक मर्चेंट है। हमें उनके ऊपर शक है कि वो डीमन के स्पाई हैं। और जैसे ये सोल्जर्स रूम में आते हैं तो रूरी उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। अरे ओए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो इसे लेकर सीधा खिड़की से नीचे कूद जाता है। ये सारे के सारे सोल्जर्स उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो इनके ऊपर से काफी आराम से निकल जाता है। अब भागते हुए दोनों एक डेड एंड पर आ जाते हैं। रूरी उससे कहती है, लगता है हम दोनों अब मारे जाएंगे। वो सोल्जर्स भी यहाँ पर आ गए थे। आखिरकार तुम दोनों फंसी गए, तो चलो जल्दी से हमसे माफी मांगो, तो हम तुम्हें जाने भी दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगने वाला हूँ? अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो आकर मुझसे लड़ो। रूरी उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उल्टा इन्हें भड़का रहे हो। तो चलो अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। ये बोलते ही यूकी पानी में कूद जाता है। रूरी को ऐसा लगता है कि वो दोनों मरने वाले हैं, पर तभी अचानक पानी के अंदर से एक काफी खतरनाक ड्रैगन बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर इन सारे के सारे सोल्जर्स की चड्डी टाइट हो जाती है। यूकी इस मॉन्स्टर से ये कहता है कि हम दोनों काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं और मैं तुम्हें सारा कुछ बाद में बताऊंगा। क्या तुम हमें लेकर डिमोनिक किंगडम में जा सकते हो? अरे ओ, ये सारा कुछ क्या हो रहा है और हम इसे रिपोर्ट कैसे करेंगे? रूरी भी इसे देखकर ये सोचती है, क्या सच में ये ओशन का गॉड लेवियाथन है? अब ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें सामने से एक रोशनी दिखाई देती है और यूकी ये कहता है कि फाइनली हम डिमोनिक किंगडम पहुंच चुके हैं। पर आगे जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती मजाक होना शुरू हो जाता है और यूकी को ये सारा कुछ देखकर काफी मजे आ रहे होते हैं। अरे वाह, इससे फाइट करो, प्लीज यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो। अब लेविया ने इस बड़े से स्क्विड को हरा दिया होता है और वो असल में एक लड़की है। यूकी ये बताता है कि लेविया द गॉड ऑफ ओशन है और ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। पर लेविया को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तुम मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं आए? ये दोनों ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। रूरी ये कहती है, पर हम इसका क्या करें? यूकी इस स्क्विड को पकड़कर उसकी एक स्क्विड रिंग बना देता है और ये सारे बैठकर उसे आराम से खा रहे होते हैं। अब लेविया इन सभी को डेजार्ट के बारे में बताना शुरू करती है और जैसी वो ये बताती है तो रूरी ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती है। आप उसके बारे में क्या जानती हो? वो ये बताती है कि रूरी इस ब्रॉच को जिसे डिलीवर करने वाली है वो डीमन किंग बेजाज है। ये सुनते ही रूरी के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मैं कहाँ फंस गई? अब लेविया दोबारा से यूकी के साथ फाइट करना शुरू कर देती है और उसे भी इसे संभालने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होती हैं। तभी अचानक से यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। अब दोनों ये क्या कर रहे हो? हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों कपल्स हो, तो लड़ना बंद करो। अबे ओए नीले कबूतर, भाग जाओ यहाँ से। पर वो इसकी बातें नहीं मानते, जिसके बाद ये सारे इस बड़े स्क्विड को उठाकर पास वाले गाँव में जा रहे होते हैं। ये लोग जिस गाँव में जा रहे हैं वहाँ के सारे विलेजर्स इसी स्क्विड को लेकर काफी चिंता में है, क्योंकि इसी की वजह से वो सही से फिशिंग नहीं कर पा रहे हैं और न ही कोई मर्चेंट यहाँ पर आ रहा है। तभी यूकी यहाँ पर आ जाता है। क्या मैं स्क्विड को यहाँ पर रख सकता हूँ? ये देखते ही वो सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे विलेजर्स इस स्क्विड के मरने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। यूकी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर इस स्क्विड के छोटे छोटे पीसेस कर देता है और स्क्विड रिंग्स बना रहा होता है और ये सारे भी उसका साथ काफी अच्छे से दे रहे हैं। यहीं पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो ये कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ह्यूमंस ने अटैक कर दिया है और वैसे मैं डीमन लॉर्ड डेजार्ट का पर्सनल गार्ड हूँ। मेरा नाम है व्लैड और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस तरफ ये सारे गाँव वाले खा पी कर आराम से सो जाते हैं और ये दोनों लड़कियाँ गप्पे लड़ा रही होती हैं, जहाँ पर लेविया रूरी को ये बताती है कि आखिरकार वो यूकी से कैसे मिली थी।
लेकिन वो इसे ये बात नहीं बताती कि वो यूकी से एक ही पंच में हार गई थी। जैसे ही रूरी को ये पता लगता है कि ये वाला यूकी वही सेसु है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है और अब उसे ये बात क्लियर होती है कि यूकी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और वो लेविया को कैसे जानता है। अब व्लाड भी यहाँ पर आ जाता है। मैं किसी भी इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ, पर वो ये देखता है कि यहाँ पर सारे विलेजर्स आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं और उसे ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर रूरी और लेविया पानी के पास आ जाते हैं और लेविया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पानी से एक फिश निकालती है और उसे कच्चा ही खा जाती है। इसे कच्चा खाने में ही काफी मजा है। व्लाड भी यहाँ पर आ जाता है और वो लेविया को ऐसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। यूकी भी यहाँ पर आकर उससे ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम वॉर की वजह से यहाँ पर आए हो। व्लाड इन सभी के सामने झुक जाता है और वो ये कहता है प्लीज डीमन लॉर्ड को बचा लो, क्योंकि उनकी शादी एक ऐसे बंदी के साथ हो रही है जिन्होंने डीमन लॉर्ड के ऊपर कर्स कर दिया है। यूकी ये सोचता है क्या सच में वो कर्स इतना पावरफुल है कि उसने डीमन लॉर्ड को भी अपने कब्जे में कर लिया। व्लाड उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि असल में क्या हुआ था और वो इंसान कैसे सामने आया और उसने डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में कैसे किया। रूरी ये बताती है कि मैं उस इंसान के बारे में जानती हूँ, वो काफी पावरफुल मर्चेंट है और उसके पास काफी पैसे हैं। यूकी ये कहता है इसका मतलब डीमन लॉर्ड किसी के इशारों पर काम कर रही हैं। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, तुम तो डीमन लॉर्ड के जर्नल हो, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, पर मुझे डीमन लॉर्ड का साथ देना होगा क्योंकि मैं उनका गुलाम हूँ। अब अगले सीन में यूकी और लेविया डीमन कासल की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी भागकर। यूकी ये कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे। अब उनके सामने अचानक से काफी सारे वुल्व्स आ जाते हैं और लेविया उनसे फाइट करना शुरू कर देती है। तुम इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, तुम आगे जाओ। फिर हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्लाड इन सभी को ये बताता है इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि डीमन लॉर्ड की शादी कब है, पर हमारे पास टाइम भी काफी कम है। वो इन सभी को इस बात के लिए पहले ही वार्न कर देता है कि जिस रास्ते से वो सारे डीमन कासल में जाने वाले हैं तो उस रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लेविया ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे वुल्व्स को ठिकाने लगा दिया होता है। वो यूकी से ये पूछती है कि कासल में जाने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है। मैं जाते ही उस शादी को रुकवा दूंगा और साथ में उस टेरेंस बंदे को भी ठिकाने लगा दूंगा। लेविया उससे कहती है पर बिना उसके हम वॉर को रोक कैसे सकते हैं। यूकी इन सारी बातों को देखकर ये समझ जाता है कि पक्का इसके पीछे कोई इंसान है जिसने इस वॉर को जानबूझकर स्टार्ट किया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमें इस टेरेंस के ऊपर शक करना चाहिए क्योंकि पक्का ये इंसान कुछ न कुछ जानता है जो कि ये सबसे छुपा रहा है। तभी अचानक से यहाँ पर कुछ वुल्व्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और लेविया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को काफी आराम से हरा देती है। यूकी उससे पूछता है क्या तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद ही देख सकते हो। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से डीमन कासल की तरफ निकल जाते हैं। लेविया ये सोचती है कि मैं पहले से ऐसी नहीं थी, पहले मैं हमेशा ही समुद्र के नीचे रहा करती थी और मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर सेसु से मिलने के बाद मेरी लाइफ काफी चेंज हो चुकी है। अब फाइनली ये दोनों उस जगह पर आ चुके हैं जिसका नाम है इविल बैरो यानी कि डीमन लॉर्ड का कासल। लेविया ये कहती है तैयार हो जाओ आगे जाने के लिए। अरे हाँ, तुम सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसु की फाइट डीमन लॉर्ड से हो रही होती है और वो इससे काफी आराम से हार जाती है। सेसु उसे मारने के बजाय उससे ये कहता है कि मैं ये फाइट करना नहीं चाहता, मुझे बस तुम्हारे साथ बैठकर बातें करनी है। और डेजाज भी इस चीज के लिए मान जाती है। अब प्रेजेंट में व्लाड डीमन किंग के पास आता है और उन्हें ये बताता है कि सेसु यहाँ से गायब है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। लेकिन अब भी डेजाज उससे मिलने की ख्वाहिश में है और वो व्लाड से ये कहती है कि उन्होंने उनके साथ पीस ट्रीटी तो बना ली है और ऐसे ही पीस को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें आगे काफी कुछ करना होगा। अब ये दोनों मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग इन्हें अलग अलग तरह की सब्जियां और खाना ऑफर कर रहे होते हैं। व्लाड भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वॉर को खत्म हुए 5 साल हो चुके हैं और ये सारे लोग काफी खुश हैं। तभी अचानक से डेजाज का ये ब्रॉच टूट जाता है जो कि सेसु ने उसे दिया था। व्लाड उससे कहता है यही पास में एक बंदा है जो कि काफी अच्छा झूलर है, मैं उसके पास जाकर इसे सही करवा सकता हूँ। अब ये सारे कासल में आ जाते हैं जहाँ पर डीमन किंग को इस बारे में पता लगता है कि डिस्टिनिया ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और वो सभी को इकट्ठा होने के लिए कहती हैं और साथ में जियोन और लेमिना को ये ऑर्डर देती हैं कि वो जाकर सारा कुछ चेक करें। ये सारे के सारे सोल्जर्स फाइट की तैयारियों में लग जाते हैं पर उन्हें इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ह्यूमंस ने पीस ट्रीटी को तोड़ दिया है। एक बंदा ये कहता है कि वो लोग काफी बड़े हैं और दिखने में ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर्स हो जिन्होंने काफी बड़े बड़े और हैवी आर्मर्स पहने हुए हैं। ये फाइट चलते चलते अब 1 महीना हो जाता है और डीमन किंग को कुछ भी समझ नहीं आता। अगली पल हम ये
देखते हैं कि टेरेंस भी यहाँ पर आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं अपनी कंपनी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस वॉर को काफी आराम से रुकवा सकता हूँ। पर ये सारे के सारे डीमंस उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आया। वैसे मैं इस वॉर को काफी आराम से रुकवा सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लो। और वो उनके सामने एक नेकलेस रखता है जिसके ऊपर कर्स लगा हुआ होता है। डीमन लॉर्ड उससे कहती है, लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हो। अरे मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपनी ये सारी कहानियाँ सुनाने के बाद टेरन यहाँ से चला जाता है और डेजाज भी अपने रूम में आ जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि मेरे पास बस यही एक रास्ता है जिससे कि मैं पीस को मेंटेन कर सकती हूँ। व्लाड भी उन्हें समझाने का काफी ट्राई करता है पर वो उसकी बातें नहीं मानती। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब डेजाज की शादी होने वाली है और वो काफी अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर आई होती हैं और सारे लोग उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी सुंदर लग रही होती हैं। जैसे ये छपरी डेजाज को ये नेकलेस पहनाने वाला होता है तभी अचानक से यहाँ की विंडो टूट जाती है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अटैक हो चुका है और वो सारे दुम दबाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सेसु है यानी कि यूकी। मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। टेरन की सेसु को देखकर काफी फट रही होती है और उसके साथ ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी लेविया यहाँ पर आ जाती है जो कि अपने मैजिक से सारे बंदों को ठिकाने लगा देती है। डीमन लॉर्ड उससे कहती है, क्या तुम भी यहाँ पर आ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर टेरन यहाँ से भाग जाता है पर तभी अचानक से यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि लेविया के ऊपर एक स्पेशल अटैक करता है और लेविया इसके अंदर फंस जाती है और वो जरा सा भी मूव नहीं कर पाती। इससे पहले ये बंदा लेविया पर डार्क मैजिक से अटैक करता सेसु इसके एक जोरदार मुक्का मारता है और ये उड़ता हुआ इस बंदे के पास आ जाता है। सेसु अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके सामने रख देता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। ओह तो तुम सेसु हो, मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हो रही है और मुझे इसके बारे में अपने मास्टर को बताना होगा। ये बोलते ही ये बंदा सेसु पर अटैक कर देता है पर वो इसे काफी आराम से रोक लेता है। वो जाते हुए इन सभी से कहता है कि आज मेरे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं ये सारी बातें जाकर अपने मास्टर को बताने वाला हूँ। उसके जाते ही डेजाज सेसु को गले से लगा लेती है। तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। ये काफी लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये सारे बंदे भी अगले ही पल भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन सभी को कर्ज से बनाया हुआ था। सेसु इस नेकलेस को उठाकर ही कहता है, मुझे बात समझ आ रही है कि ये सारा कुछ टोमा का ही खेल है। डीमन लॉर्ड भी उसका साथ देने के लिए अब तैयार हो जाती हैं। ये सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद रूरी और व्लाड भी यहाँ पर आ जाते हैं। रूरी ये कहती है कि आप ठीक हो। यूकी ये बताता है कि हाँ अब सारा कुछ सही है। रूरी उस ब्रॉच को बाहर निकालती है और सेसु उसे डेजाज को पहना देता है। मैं जानता हूँ ये दूसरी बार है। अभी सारे भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डेजाज उन सभी से ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी थी पर मैं अपना कासल छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। सेसु कहता है जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेकर वहीं पर जाऊंगा जहाँ पर मैंने कहा था। रूरी भी काफी खुश हो रही होती है क्योंकि डीमन किंग ने उसे परमिशन दे दी है कि वो यहाँ पर अपनी शॉप खोल सकती है। व्लाड ये कहता है कि तुमने हमारी काफी हेल्प की है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। ये सारी वार्तालाप खत्म होते ही यूकी और उसके साथी यहाँ से निकल जाते हैं। डेजाज ये कहती हैं, सुनो जब भी तुम फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। फिर हमारी कहानी दोबारा से पास्ट में आ जाती है जहाँ पर हमें यूई और यूकी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आसपास ही रहा करते थे और यूई पढ़ाई में काफी कमजोर थी तो यूकी उसकी हेल्प किया करता था और कुछ टाइम के बाद ये दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब यूकी के काफी अच्छे मार्क्स आते हैं और वो एडमिशन के लिए दूसरे कॉलेज में जा रहा होता है पर यूई काफी सैड होती है और वो उसकी बराबरी करने के लिए काफी मेहनत कर रही होती है पर इसके बावजूद भी उसके काफी कम मार्क्स आते हैं। इसी बात को लेकर ये सारे छपरी उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे मार्क्स काफी कम आए हैं तो ये सारा कुछ छोड़ दो और हमारे साथ एनी सोल की वीडियो देखने चलो, काफी मजा आएगा। और तभी यूकी भी यहाँ पर आ जाता है जो कि इन सारे छपरियों को यहाँ से भगा देता है। मैं भी उसी की वीडियो देखता हूँ तो यहाँ से निकल जाओ। यूकी उसे ये कहता है कि तुम अपना काफी बेस्ट दे चुकी हो पर फिर भी तुम्हारे मार्क्स काफी कम आए हैं तो अब तुम क्या करोगी। वो मन में ये सोच रही होती है कि मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर ये सारी ही लड़कियाँ अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और यूई की पावर्स भी पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। एल्का इन सभी से ये कहती है कि आज की प्रैक्टिस पूरी हुई और बाकी प्रैक्टिस कल करेंगे। ये सुनते ही सारे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं पर यूई इन दोनों के पास आ जाती है। अब दोनों ही यूकी को काफी अच्छे से जानते हो ना। हाँ हम उसे काफी अच्छे से जानते हैं और हम उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। तो एक काम करो प्लीज मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दे दो क्योंकि मुझे भी यूकी की तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग बनना है। वो इसे लेकर बाहर आ जाती है और ये समझाती है
है कि यही वो वर्ल्ड है जिसे बचाने के लिए सेत्सु यानी कि यूकी फाइट कर रहे हैं, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम भी काफी स्ट्रॉन्ग बने और तैयार रहें। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग बनूं और सेत्सु के साथ रहूं। ये सुनते ही एल्का उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर यूई इसे काफी आराम से रोक लेती है। एल्का आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर यूई फायर मैजिक से एक शील्ड बना लेती है जिससे सारी की सारी बर्फ पिघल जाती है। एल्का उससे कहती है तुम पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग हो। एल्का इससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो इसे लेकर एक सीवर में आ जाती है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो ये बताती है कि हम भी यहीं पर ट्रेनिंग करते हैं। तभी पानी में से यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। एल्का उससे कहती है कि जाकर इससे फाइट करो। यूई जैसे ही उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करती है तो यूई को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर मारा गया। एल्का कहती है जरा ध्यान दो, वो अभी भी जिंदा है। अगली पल ये मॉन्स्टर अपने पंजों से यूई को घायल कर देता है और वो काफी गुस्से में इसके ऊपर दोबारा से अटैक करती है और इसे काफी दूर फेंक कर मारती है, पर अब भी ये मॉन्स्टर मरा नहीं होता। यूई उसे मारने में थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है। अगर तुम दोबारा से हिले तो मुझे तुम्हें दोबारा से मारना होगा। तभी एल्का सामने आ जाती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम काफी सोचती हो और तुम किसी को भी ऐसे मार नहीं सकती। तभी वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। और यूई को भी ये बात रियलाइज हो गई थी कि यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब वो दोबारा से अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर टिया अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सही कर देती है। एल्का तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रही थी, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही उन्हें कहा था कि वो मुझे ट्रेनिंग दें। वो ये सारा कुछ इसीलिए कर रही हैं ताकि तुम्हारे अंदर की कमी को दूर किया जा सके। टिया उसे ये पूछती है कि वो यूकी के साथ रहना क्यों चाहती है। वो ये बताती है कि हर पल यूकी ने मेरी हेल्प की है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी उसकी हेल्प करूँ। ये सारी बातें खत्म होते ही टिया भी बाहर आ जाती है जहाँ पर एल्का पहले से ही खड़ी होती है। टिया उससे कहती है कि यूई काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं इस बारे में पहले से ही जानती हूँ कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वॉर में भी अपने आप को संभाल सकती है, पर मुझे इस बात की चिंता है कि अगर वो हमारे साथ रही तो पता नहीं उसके ऊपर कौन सी मुसीबत आ सकती है। ये सारा कुछ तुम यूई के ऊपर छोड़ सकती हो और अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये बोलते ही टिया यहाँ से चली जाती है। शाम को ग्लेन यूई को नोटिस करता है जो कि एक तरफ साइड में खड़ी हुई होती है और जैसे वो जाकर उससे बात करता है तो यूई उसे सारा माजरा समझा देती है। वो ये कहती है कि मुझे फाइट से काफी डर लगता है और मैं किसी को भी ऐसे मार नहीं सकती। अरे तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, डरना तो काफी आम बात है। वैसे आपके अंदर फाइट करने की ताकत कहाँ से आती है? मैं एक सोल्जर हूँ तो मैं किसी को भी दर्द में देख नहीं सकता और दुनिया में पीस बनाने के लिए मेरा फाइट करना काफी जरूरी है, वो भी डर को छोड़कर। ये सुनते ही वो सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि मुझे भी फाइट करने का रीजन मिल चुका है और अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अगले सीन में यूई ने एक काफी खतरनाक फायरबॉल अटैक किया होता है जिससे सामने वाला टारगेट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जमीन में भी काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब वो एल्का को लेकर दोबारा से सीवर में आ जाती है जहाँ पर वो पहले भी आई थी। वो ये कहती है कि अब मैं काफी फोकस्ड हूँ और जैसे वो मॉन्स्टर दोबारा से बाहर आता है तो यूई उसके ऊपर एक काफी खतरनाक फायरबॉल अटैक करती है और उसे एक ही झटके में आग से भून देती है। एल्का ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यूई ने इस मॉन्स्टर को जान से मार दिया है, पर यूई ये बताती है मैंने इसे मारा नहीं है, मैंने बस इसे रोका है और मैंने ये सोच लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी और किसी की भी जान नहीं लूंगी। और हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। तुम्हारा ये जवाब एकदम सेत्सुके जैसा है, पर अब भी तुम्हें काफी मेहनत करनी है। अरे हाँ, मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ ताकि मैं यूकी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इस तरफ ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वॉर का भी ऐलान हो चुका है। सोल्जर्स लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं और यूई भी ये सोचती है यूकी मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बस मेरा इंतजार करना। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही बीस्टमैन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाते हैं, पर लेविया काफी रिलैक्स होती है और वो आराम से लेटकर 20 वाले कुरकुरे खा रही होती है। यूकी उसे ये पूछता है कि पहले तो तुम काफी एक्साइटेड थी और अब तुम काफी रिलैक्स हो, तुमने मुझे स्लीव की तरह ट्रीट किया है तो अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने दो और चुपचाप खाने दो। हाँ, पर क्या तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती? उसे करने में काफी मेहनत लगती है और काफी ज्यादा टाइम भी जाता है। पर तभी अचानक उनकी घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और इसके अंदर एक और नई लड़की चढ़ती है। यूकी उसको देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है। अरे एलिस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी सेत्सु को देखकर रोना शुरू कर देती है। अभी सारे एक साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं और सेत्सु इन सभी को ये बताता है कि आखिरकार एलिस कौन है। एलिस भी इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो ये कहती है कि मैं मास्टर सेत्सु की एक स्टूडेंट हूँ और इसके साथ एक छोटी सी लड़की भी होती है जो इसकी बहन है। सेत्सु ये पूछता है क्या सच में तुम्हारी बहन भी है? पर मैं तो ये नहीं जानता था, हम दोनों में ब्लड रिलेशन नहीं है, पर फिर भी मैं इसे अपनी बहन मानती हूँ। सेत्सु उन्हें ये बताता है कि हम सारे
बीस्टमैन कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं ताकि हम टोमा को हरा पाएं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? पर वो इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि उसके पास एक काफी सॉलिड रीजन है। अब एलिस अपने बारे में बताना शुरू करती है कि सेत्सु के जाने के बाद उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की और उसने एक ड्रैगन को मारने का ऑर्डर भी लिया था। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर एलिस एक लड़की के घर में आती है और ये लड़की वही है यानी कि एमिल। ये दोनों बैठकर खाना खाती हैं। एलिस उससे पूछती है क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? और वो ये बताती है कि पहले वो इस घर में अपने बड़े भाई के साथ रहा करती थी, पर जब से इस विलेज में वो ड्रैगन देखा गया है तो तब से उसके बड़े भाई गायब हैं और तभी से वो इस घर में अकेले रहती है। ये सुनते ही एलिस काफी शॉक्ड हो जाती है। वो उससे ये कहती है कि मैं ट्रेवल करते हुए काफी थक चुकी हूँ, क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? अरे हाँ, आप यहाँ पर रुक सकती हो, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और वो इसे बड़ी बहन कहकर बुलाती है और ऐसे ही इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सेत्सु ये पूछता है क्या इस छोटी सी बच्ची का भाई मारा गया? एलिस ये बताती है कि जब भी वो ड्रैगन अटैक करता है तो वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और किसी के भी मरने के निशान नहीं मिले हैं, तो इससे ये बात तो तय है कि उसने किसी को मारा नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि मार दिया हो और वो कोई सबूत ना छोड़ता हो। कहानी दोबारा से पास्ट में आ जाती है जहाँ पर एलिस और एमिल इस ड्रैगन को मारने का ट्राई कर रहे होते हैं और जैसे ये ड्रैगन यहाँ पर आता है तो एलिस उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो घायल हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। एलिस उसका पीछा करने का काफी ट्राई करती है पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता और जब वो दोबारा से विलेज में आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ के सारे लोग गायब हैं। बस यहाँ पर एक ही लड़की बची है और वो है एमिल। यहीं से हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर एलिस ये बताती है कि मैं सिटी में जा रही हूँ एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि एमिल का ख्याल रख पाए और मैं उसके भाई को ढूंढने के लिए जाने वाली हूँ। सेत्सु भी ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो ये कहता है कि मैंने आज तक ऐसे केस के बारे में कहीं भी नहीं सुना, पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों ही तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं। ये सुनते ही एलिस और एमिल काफी खुश हो जाती हैं। लेविया अपना दिमाग चलाते हुए ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है इस सभी के पीछे ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। अबे ओए साथी फेल, ज़ॉम्बीज़ इंक्रीज करते हैं ना कि डिसअपियर होते हैं, पागल है क्या तू? अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो वो 8 ज़ॉम्बीज़ होंगे जो कि डिसअपियर हो सकते हैं। अपनी बकवास बंद करो। सेत्सु के भी दिमाग के पेंच ढीले हो जाते हैं। वो ये कहता है कि ये एक एलियन अटैक हो सकता है, यहाँ पर एलियन आए होंगे जो कि सारे के सारे गाँव वालों को उठाकर यहाँ से ले गए होंगे। हाँ हाँ बड़े आए। इन सभी की घोड़ा गाड़ी आगे रुक जाती है क्योंकि आगे काफी सारा पानी है। एलिस ये कहती है कि वो दोबारा से ज़ेथरू विलेज में जा रही है ताकि वो कुछ एविडेंस को ढूंढ पाए। क्या तुम वहाँ पर अकेली जाओगी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी मेरे साथ चलोगी। सेत्सु को ये बात धीरे धीरे समझ आ रही होती है कि वो ड्रैगन उसी विलेज पर बार बार अटैक क्यों करता है और सारे लोग वहाँ से अचानक गायब क्यों हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अटैक से पहले ही गायब हो जाते हैं और पक्का कोई न कोई है जो कि ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। एलिस ये पूछती है पर ऐसा कौन कर सकता है? ये तो तुम इस बच्ची से ही पूछ सकती हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही वो ट्रांसफर मैजिक कर रही है। तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तुम अपनी स्टोरी सुना रही थी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक हुआ और तुम्हारे पास भी तो 2 साल थे और तुम गायब क्यों नहीं हुई? तभी अचानक से एमिल एक इविल स्माइल करती है जिससे इस घोड़ा गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये बंदा भी यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है, पर ये सारे बच चुके हैं। ये सारे इस बात को देखकर काफी चौंक जाते हैं कि एमिल ही वो ड्रैगन है और अब वो ड्रैगन इन सभी के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहा होता है। पर एलिस पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और उसे इस बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो ड्रैगन एमिल ही है। सेत्सु उससे कहता है कि ऐसे खड़ी मत रहो, जाकर उसके ऊपर अटैक करो, तुम मेरी एक काफी अच्छी स्टूडेंट हो। जैसे ये दोनों उसका ध्यान भटकाते हैं तो एलिस उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो एक ही झटके में डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद सेत्सु और लेविया दोबारा से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। सेत्सु ये पूछता है कि हमने उसे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया, क्या ये सही है? लेविया ये बताती है कि हमने पहले ही उस ड्रैगन को खत्म कर दिया है, तो अब सारा कुछ एलिस काफी आराम से संभाल सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है एलिस को जो कि दोबारा से उसी घर में आ जाती है जहाँ पर वो एमिल के साथ खाना खाया करती थी, पर तभी अचानक वो देखती है कि एमिल यहाँ पर आ जाती है और उसके साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। एलिस उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड तान देती है। तुम जिंदा कैसे हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मुझे मारना इतना आसान होगा? तुम मुझे ये बताओ कि सारे के सारे विलेजर्स कहाँ पर हैं? मैंने उन सभी को डॉल्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्या डॉल्स में? वैसे मेरा नाम एमिल नहीं है, मेरा नाम है मेल्यूर और मैं एक मॉन्स्टर मास्टर हूँ। एलिस ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है जब मेल्यूर ये बताती है कि वैसे मुझे ये नाम मास्टर टोमा ने दिया है, यानी कि ये भी टोमा के साथ मिली हुई है। फिर हमें एक छोटी सी बीस्ट बच्ची को दिखाया जाता है और वो जैसे ही मार्केट से गुजरती है तो सारे लोग उसे देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और उसे खाने के लिए अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं और वो इन सभी के लिए मना कर रही होती है। लेकिन
लेकिन ये सारे बाज नहीं आते। अब वो इस सारे खाने को लेकर अपने घर में आ जाती है, जहाँ पर उसकी एक बीमार बहन होती है। वैसे इसका नाम है शीरो और इसकी बीमार बहन का नाम है मिनीको। मिनीको जिसकी हालत काफी खराब होती है, वो अचानक से खांसना शुरू कर देती है। शीरो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही कर दूंगी। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी दवाई की बोतल्स होती हैं। ये सारी की सारी बोतल्स खाली हैं और इस लड़की की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यूकी और लेविया बीस्ट कॉन्टिनेंट पहुँच चुके हैं और वो रॉयल कैपिटल में जाने के लिए इस बंदे से बोट मांग रहे होते हैं। अबे ओए, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें बोट क्यों दूं, जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। देख रही हो लेविया, ये बंदा हमसे कैसी बातें कर रहा है। अब बस तुम ही बची हो जो कि हमें वहाँ पर लेकर जा सकती हो। तुम मेरे ऊपर पिछले 3 दिनों से सवारी कर रहे हो और अब भी तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँ। प्लीज मान जाओ ना। और वो मान जाती है। फिर हम दोबारा से शीरो को देखते हैं जो कि मेडिसिन लेने के लिए एक शॉप में आ जाती है। ये लेडी उससे कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी इम्पोर्टेंट काम है जिससे तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो, पर वो काम काफी खतरनाक है। वो इसे यूकी की फोटो दिखाते हुए ये कहती है कि इसे यूकी को जान से मारना है और इसके लिए उसे काफी मोटे पैसे मिलने वाले हैं। पर तभी अचानक से यूकी और लेविया यहाँ पर आ जाते हैं। शीरो चुपचाप मुंह छुपाते हुए यहाँ से निकल जाती है, पर वो जाती हुई यूकी को भी नोटिस कर लेती है। जब रात में ये दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, तभी ये शॉपकीपर और शीरो उन्हें मारने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। शीरो इस जॉब से थोड़ी सी नर्वस तो होती है, पर उसने ये ठान लिया है कि अपनी बहन के लिए वो ये सारा कुछ करने के लिए तैयार है। आप मेरी एक बड़ी बहन की जैसी हो और मैंने ये सोच लिया है जब मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे तो हम तीनों कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर हम आराम से रह पाएं। चाबियां मिलते ही शीरो इन दोनों के रूम में आ जाती है। वो ये देखती है कि ये दोनों ही आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जैसे वो इन दोनों पर अटैक करती है तो इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सारा कुछ यूकी का एक इल्यूजन था। और वो अचानक से इसके पीछे आ जाता है और इसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे ये सीधा खिड़की से बाहर आ जाती है। अब वो दोबारा से अपने हाथों को पंजों में कन्वर्ट कर लेती है और उस पर एक जोरदार अटैक करती है, पर यूकी इस अटैक को काफी आराम से तोड़ देता है और उसके पास जाकर उससे ये कहता है, अगर तुम्हारा ये अटैक टाउन में ब्लास्ट हो जाता तो काफी सारे लोग मारे जाते। ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो क्या? वो इसके एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसका सारा का सारा कर्ज दूर हो जाता है। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो ये देखती है कि यूकी उसके सामने बैठा हुआ है और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर मिनी को उसको रोक लेती है। क्या तुम पागल हो गई हो? ये दोनों ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं जब तुम बेहोश थी। यूकी उसे इशारा करता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यूकी ने इसे कुछ भी बताया नहीं है। यूकी उसे बताता है कि उसकी बहन बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कर्स मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है तो मिनीको की बॉडी से ब्लैक स्मोक बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। वो ये बताता है कि ये एक तरह का कर्स मैजिक है। तो क्या 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 सच में मेरी बहन सही हो सकती है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, ये सही हो जाएगी। अगली पल वो यहाँ पर एक सॉर्ड को समन करता है, जिसका नाम है ग्लूटन, जो कि सारे के सारे कर्स को खाना शुरू कर देती है। पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है, पर शीरो सामने आ जाती है और ये चाकू उसको लग जाता है। ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन थी, यानी कि वही शॉपकीपर। लगता है तुम मेरे काम को पूरा नहीं कर पाओगी, तो मैं इन सभी के साथ में तुम्हें भी जान से मारने वाली हूँ। पर तभी लेविया यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे काफी दूर फेंक कर मारती है। वो दोबारा कुनाई से इसके ऊपर अटैक करती है, पर लेविया इससे काफी आराम से बच जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम एक सी गॉड हो, पर ये सी नहीं है और तुम यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। और अगली पल वो यहाँ पर अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेती है और लेविया को चारों तरफ से घेर लेती है। लेविया अपने वाटर मैजिक से इसके सारे के सारे क्लोन्स को एक ही बार में खत्म कर देती है और इसके ऊपर भी एक जोरदार अटैक करके इसे भी नॉकआउट कर देती है। तुम ऑलरेडी हार चुकी हो, तो मुझे सच सच बता दो कि टोमा क्या चाहता है। वो लेविया को सारा कुछ बताने से इनकार कर रही होती है, पर जैसी लेविया उसे जान से मारने वाली होती है, वो ये कहती है कि टोमा सामा यही चाहते हैं कि वो इस दुनिया के गॉड बन जाएं और सारी की सारी स्पीशीज को जड़ से खत्म कर दें, और ऐसा करने में हम उनकी हेल्प करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते ही वो यहाँ से गायब हो जाती है। तभी यूकी और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। अगर टोमा सच में गॉड बनना चाहता है तो मुझे उसे रोकना होगा। अगली सुबह यूकी और लेविया अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें शीरो और मिनीको मिल जाती हैं। वो ये कहती हैं, अगर तुम फाइट करने जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ लेकर चलो। यूकी भी इन दोनों को अपने साथ रॉयल कैपिटल ले जाने के लिए मान जाता है। इस तरफ बीस्ट किंग और सारे के सारे लोग बैठे हुए मीटिंग कर रहे होते हैं और यूकी और लेविया इस जगह पर पहुंच चुके हैं, पर ये गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक रहे होते हैं। शीरो और मिनीको उन्हें समझाने का काफी ट्राई करती हैं। हमने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है, ये दोनों अंदर नहीं जा सकते। तभी अचानक से प्रिंसेस रोआ यहाँ पर आ जाती है और वो सेसु को देखकर काफी खुश हो रही होती है। अरे वाह, वही प्रेजेंस, वही खुशबू, तुम
सेत्सु हो ना? अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो। और वो इसे गले से लगा लेती है, पर जैसे ये यूकी पर अपने पंजों से अटैक करने वाली होती है तो यूकी उसे नीचे गिरा लेता है। अरे बेटा, चालाकी करना छोड़ दो वरना तुम मारी जाओगी। तुम तो अब भी पहले जितने ही स्ट्रॉन्ग हो। और अभी सारे अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर रोआ ने अब भी यूकी का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती। किंग भी सेत्सु को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और जैसे वो उसके पास भाग कर आते हैं तो सेत्सु उन्हें दो भी पछाड़ दे देता है, पर अब भी वो काफी खुश हैं। काफी मजा आया, तुम पहले से काफी अलग लग रहे हो, पर अब तुम आ चुके हो तो चलो सारी रात पार्टी करते हैं। यूकी उन्हें रोकते हुए सारा माजरा समझा देता है और किंग भी उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर यूकी उन्हें मना कर देता है। वो ये कहता है कि टोमा यहाँ पर कभी भी अटैक कर सकता है, तो आपको यहाँ की देखभाल करनी होगी। रोआ सामने आ जाती है, अगर मेरे डैड तुम्हारे साथ नहीं जा सकते तो मैं चलूंगी। तभी एक बंदा यहाँ पर आ जाता है जो काफी गुस्से में है। इंसान और डीमंस दोनों ही हमारे दुश्मन हैं और अभी हमारा एम्पायर भी काफी खतरे में है, तो हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और इसका नाम है रोगा, जो कि रोआ का फियांसे है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर रोगा को अब भी सेत्सु के ऊपर शक हो रहा होता है क्योंकि वो पिछले 5 सालों से गायब है और वो इसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब ये सारे इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। किंग ये कहते हैं, अगर तुमने इस फाइट को जीत लिया तो तुम एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो। तुम्हें सारा का सारा मिलिट्री सपोर्ट मिल जाएगा और साथ में रोआ भी। रात में रोआ उसी के पास आ जाती है और उसे ये समझाती है कि सेत्सु काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम उसे हरा नहीं सकते। मैं ये बात जानता हूँ कि वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मैं एक वॉरियर हूँ और अब मैं इससे पीछे हट नहीं सकता। अब वो अपने हाथ पर लगे हुए एक निशान को दिखाता है और ये बताता है कि ये निशान मुझे एक मेज ने दिया था जिससे मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, तो मेरे पास जीतने का एक चांस है। अगली सुबह इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर किंग ये अनाउंस करते हैं कि ये वाला मैच तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों में से एक नॉकआउट नहीं हो जाता। ये फाइट शुरू होते ही रोगा यूकी पर अटैक्स करना शुरू करता है और यूकी उसके सारे अटैक से बड़ी आराम से बच रहा होता है और जैसे रोगा उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है तो यूकी इसे बड़ी आराम से अपने हाथों से रोक लेता है। रोगा ये देखकर काफी दंग रह जाता है। अब वो गुस्से में आकर अपने बीस्ट मोड को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही यूकी पर अटैक करता है तो यूकी उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन में देकर मारता है। यूकी उसकी बेइज्जती करते हुए उससे कहता है, अरे ओए, तुम मुझसे हार मान जाओ, तुम काफी कमजोर हो और वैसे भी मैं इन सभी के सामने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। इससे रोगा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे उसका ये साइन चमकता है तो उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अब उसके सामने एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर रोआ बार बार यूकी को ही अपना मास्टर मान रही होती है। अब प्रेजेंट में वो ये कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान नहीं सकता। अब अगली पल उसकी पूरी बॉडी के अंदर से डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है जिससे उसकी पावर पहले से काफी गुना बढ़ गई थी और अब वो यूकी पर एक जोरदार अटैक करता है और उसे पीछे फेंक कर मारता है। किंग भी काफी घबरा जाते हैं, तुम सारे यहाँ से भाग जाओ। जैसे वो दोबारा से यूकी पर अटैक करता है तो यूकी अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। रुआ जैसे ही उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है तो ये उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, पर यूकी उसे बचा लेता है। मैं इसे मारना नहीं चाहता क्योंकि इसके ऊपर अभी कर्स मैजिक हावी है, पर मेरे पास एक प्लान है और ये प्लान काफी खतरनाक हो सकता है। यूकी अपनी स्वॉर्ड को समन करने ही वाला था, पर तभी अचानक इस मॉन्स्टर का सर फट जाता है जिसके अंदर से टोमा बाहर निकलता है। अरे वाह सेत्सु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए और हम काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। और चिंता मत करो, मैंने इसे जान से मार दिया है। रुआ उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, तो तुम वही हो जिसने रुगा की ऐसी हालत की है। सेत्सु, मुझे माफ करना कि मैं तुमसे अभी एक शैडो की तरह मिल रहा हूँ, लेकिन हम दोनों काफी जल्दी मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि जो भी हम दोनों के बीच में आएगा मैं उन सभी को जान से मार दूंगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सभी को आसानी से मार सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं दोबारा से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे ओए बेचारे सेत्सु, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सभी को एक साथ बचा सकते हो? और हाँ, वॉर पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और मैं तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ। है बनाने वाला हूँ? अबे ओए, क्या बनाने की बात कर रही है? कहीं ऐसा ना हो कि ये वही निकले और सेत्सु को अपनी बंदी बना ले। ये बोलते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। मुझे माफ करना, ये सारी मेरी ही गलती है और मुझे इस फाइट को अप्रूव नहीं करना चाहिए था। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। टोमा आज नहीं तो कल सामने जरूर आता। अभी हम सारे डिमोनिक किंगडम जा रहे हैं ताकि हम सब टोमा को रोक पाएं। तो चलो फिर मैं तुम्हारे लिए एक शिप का इंतजाम करता हूँ।
फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने 2 बच्चों को फैंटेसी वर्ल्ड में समन किया था और इन्हीं में से एक यूकी है, यानी कि पुराने टाइम का सैसु। ये लोग उन्हें बताते हैं कि उन दोनों को यहाँ पर समन इसीलिए किया गया है ताकि वो इस वर्ल्ड को बचा सके और गॉड की यही इच्छा है। ये सुनने के बाद यूकी काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके साथ जो दूसरा बच्चा यहाँ पर समन हुआ है उसका नाम है टोमा। ये सारी बातें जानने के बाद यूकी प्रैक्टिस करने के लिए आ जाता है और टोमा उससे पूछता है कि तुम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो और इतने शांत कैसे हो। मैं ये जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पर टोमा काफी कमजोर है और वो इन सारी चीजों से भागने का ट्राई कर रहा होता है। यूकी उससे कहता है तो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इस वॉर को रुकवाते हैं। पर भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। यूकी उसके पास जाकर ये कहता है कि हम दोनों इस वर्ल्ड में समन किए गए हैं और हम दोनों ही यहाँ के हीरोज हैं और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद यूकी टोमा से कहता है कि वो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है और वो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। इस तरफ किंग टोमा से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे सिल्वर हीरो का टाइटल देते हैं और साथ में एक स्वॉर्ड भी। टोमा आसमान की तरफ देखते हुए ये कहता है कि हम अपने गोल के और भी ज्यादा नजदीक आ गए हैं। अब वो सभी से ये पूछता है कि आप सारे मेरे साथ हो और क्या आप मेरे लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकते हो। अरे हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सारे मिलकर एक टेम्पल पर अटैक कर देते हैं और जैसे टोमा अंदर जाता है तो यहाँ पर कुछ आदमी उससे डर रहे होते हैं। प्लीज हमें मत मारो, हम तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस वॉर को रोकना चाहता हूँ। और ये बोलते ही वो उन दोनों को भी जान से मार देता है। पर जैसे वो यहाँ से जाता है तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मैं इस बारे में जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो और मुझे तुम्हारी सारी इच्छाएं पता है कि तुम अंदर से कैसे हो। और ये सारी आवाजें इस नेकलेस से आ रही होती हैं। टोमा उससे कहता है तुम बस चुप हो जाओ, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। टोमा ये कहता है मेरी इच्छा है और वो स्टोन के कब्जे में आ जाता है। अब जैसी उसकी आंखें खुलती हैं वो ये देखता है कि उसके सारे के सारे साथी मारे जा चुके हैं और ये काम टोमा ने किया होता है। पर अब भी उसकी प्यास नहीं बुझती और जब वो आगे जा रहा होता है तभी एक सोल्जर उसे आके बताता है कि सभी के बीच पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है और हमें जल्दी से जल्दी इस वॉर को रोकना होगा। अब दोबारा से नेशन में आने के बाद हम ये देखते हैं कि सारे लोग यूकी का नाम चिल्ला रहे होते हैं और उसे चीयर अप कर रहे होते हैं जैसे कि उन सभी का रियल हीरो यूकी हो। अब टोमा उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। वो ये कहता है कि तुम काफी फेमस हो चुके हो और तुम्हारा काफी नाम भी है। मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया और तुमने भी काफी मेहनत की है और तुम भी काफी अच्छी पोजीशन पर हो। तभी यूकी के दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसे पार्टी करने के लिए बुला रहे होते हैं और जैसे वो यहाँ से जाता है तो टोमा उससे कहता है कि मैंने भी काफी मेहनत की है और मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा से अपने वर्ल्ड में वापस चले जाएं क्योंकि ये वॉर भी खत्म हो चुकी है और मुझे वापस जाने का रास्ता भी मिल चुका है। अरे क्या वापस चले जाएं? अभी तो हमने इस वॉर को रोका है और यहाँ पर काफी कुछ है जो कि अभी हमें देखना है। ये सुनते ही टोमा को काफी बड़ा झटका लगता है और उसे समझ नहीं आता कि यूकी ये क्या बकवास कर रहा है। टोमा की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि टोमा यूकी से प्यार करता है, यानी कि ये बंदा वही है। तभी स्टोन के अंदर से आवाज आती है तो क्या तुम इस वर्ल्ड से नफरत करते हो? तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। और अगली पल हम ये देखते हैं कि टोमा इस स्टोन के वश में आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर सभी को खत्म कर दूंगा, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर डीमंस, चाहे कोई भी हो, और मैं तुम्हें पाकर रहूंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये बोलते ही वो अपनी कर्स स्वॉर्ड से यूकी पर अटैक कर देता है पर यूकी उसे काफी आराम से रोक लेता है। टोमा जो एक काफी इविल स्माइल करते हुए हंस रहा होता है और उसकी आंखें भी रेड हो जाती हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और जैसे यूकी उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है तो यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जैसे ये सारे लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो टोमा और यूकी दोनों ही यहाँ से गायब हैं और इन दोनों का कोई भी नामो निशान यहाँ पर नहीं होता। टोमा दोबारा से उस टेम्पल में आ जाता है। मेरी तो एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। तभी अचानक इस स्टोन में से एक अजीब सी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और टोमा ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वो जोर जोर से चीख और चिल्ला रहे हैं। लगता है कोई और भी है जो कि मेरे जैसा है और मैं इन सभी को बचाने के लिए यहाँ पर सभी को खत्म कर दूंगा। और अगली पल वो इस जगह को पूरी तरह से खत्म कर देता है। क्या तुम सारे मेरे साथ हो? अब प्रेजेंट में वो अपने साथियों के साथ खड़ा होता है। तो चलो फिर हम यहाँ पर सभी को खत्म करके इस वर्ल्ड के गॉड बन जाते हैं। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि वॉर भी स्टार्ट हो चुकी है और पहला अटैक किया होता है ह्यूमंस ने। और यहाँ पर रियल वर्ल्ड से आए हुए काफी सारे लोग होते हैं जिनके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि इन सब की काफी ज्यादा फट रही है। जनरल सभी के अंदर जोश भर रहे होते हैं। डीमंस हमारे सामने हैं और हम सब उनको मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो सारे चौकन्ने हो जाओ। यूकी के सारे साथी डिमोनिक किंगडम के काफी नजदीक आ जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि
सामने से काफी सारी कर्स एनर्जी बाहर निकल रही है। ये सारे यूकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ग्लिन ये कहता है कि तुम में से कोई जानता है कि सेत्सु कहाँ पर है। यूई भी इन्हीं के साथ होती है और उसे यूकी के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आ रहे होते हैं। और यूकी ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर पहले भी समन हो चुका है और इसने इस वॉर को पहले भी रोका है। अब प्रेजेंट में वो ये कहती है कि मुझे यूकी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। बाकी सब भी यही कहते हैं कि हमें भी उसके ऊपर पूरा भरोसा है और हमें इस वॉर को तभी तक संभालना होगा जब तक सेत्सु यहाँ पर नहीं आ जाता। और हाँ भाई, सेत्सु और यूकी में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही एक ही बंदे हैं। अब अगली पल डीमंस और ह्यूमंस के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है और ये वॉर देखते ही देखते काफी खतरनाक हो रही होती है। जनरल सभी को ऑर्डर देते हैं कि वो आगे बढ़े और वो आगे जाते ही डीमन के इस वॉल को तोड़ देते हैं। एल्का सारे बच्चों को ये समझाती है कि उन्हें कैसे फाइट करनी है और अब ये सारे भी वॉर में कूद जाते हैं। ये सारा कुछ देखकर इन बच्चों की फटनी शुरू हो जाती है। एक बच्चा ये कहता है कि तुम इन सभी को मार दो, इससे पहले ये तुम्हें मारे, और वो फाइट में उतर जाते हैं। अब जैसे एक डीमन इस बच्चे के ऊपर अटैक करता है तो यूई अपने फायर मैजिक से उसे बचा लेती है और ये बच्ची यूई को देखकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि ये काफी कमजोर है। तभी अचानक से यहाँ पर काफी सारे मैजिकल पोर्टल्स खुलने शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर से काफी सारे खतरनाक डीमंस बाहर आ जाते हैं और साथ में ये लड़की भी जो काफी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ये सारे सोल्जर्स उसे मारने का ट्राई करते हैं तो ये उन सभी को काफी आराम से गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देती है। अब ये उन्हें मारना शुरू करते हैं पर वो ये देखते हैं कि ये लड़की जो कि डीमन है वो कोई और नहीं बल्कि एलिस है और इसके साथ वही लड़की है यानी कि एमिल, जिसका असली नाम था मेल्यूर। ये देखते ही वो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो ये पूछते हैं कि तुमने एलिस के साथ क्या किया? मैंने बस उसे अपनी डॉल बना दिया है और अब वो मेरे इशारों पर काम करती है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम भी मेरी डॉल्स बन सकते हो और मेरे इशारों पर काम कर सकते हो। ये सुनते ही एल्का काफी गुस्से में आ जाती है और वो इसके ऊपर अटैक कर देती है पर तभी एलिस सामने आ जाती है। एल्का उसे होश में लाने का ट्राई करती है पर वो होश में नहीं आती। मेल्यूर अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को समन करती है पर ये सारे ही उन्हें काफी आराम से हरा देते हैं। ये देखते ही मेल्यूर हक्की बक्की रह जाती है और वो एलिस को ऑर्डर देती है कि वो दोबारा से इनके ऊपर अटैक करे पर ग्लिन उसे बेहोश कर देता है। एल्का फटाक से सामने आती है और अपनी स्वॉर्ड को मेल्यूर की बॉडी के आर पार कर देती है। तुम अब मरने वाली हो। पर मेल्यूर इतनी जल्दी मरने वाली कहाँ थी और वो दोबारा से खड़ी हो जाती है। मैं टोमा सामा के लिए इतनी जल्दी मर नहीं सकती, अभी तो मुझे काफी कुछ करना है। जिसके बाद वो एक समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर एक काफी खतरनाक 3 सर वाला मॉन्स्टर आ जाता है और मेल्यूर उसकी बॉडी से अटैच हो जाती है। इस मॉन्स्टर का एक अटैक रोकने में इन सभी की हालत टाइट हो जाती है और तभी एक बटरफ्लाई उसके पास आती है और तभी अचानक से कोई उसे पीछे से स्टैप कर देता है। एलिस जो कि पूरी तरह से होश में आ चुकी है वो मेल्यूर को पकड़कर रोना शुरू कर देती है और अपने पास्ट में बिताए हुए सारे पलों को भी याद करती है कि कैसे वो पहली बार एमिल से मिली थी और उसके साथ रही थी। इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि वॉर थम चुकी है पर तभी अचानक से यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि आते ही सारे के सारे सोल्जर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इन सभी की हालत पहले से ही काफी खराब हो चुकी है तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये इस बंदे से फाइट नहीं कर पाएंगे। अब यूई सामने आ जाती है। वो ये कहती है कि तुम सारे पीछे हट जाओ, मैं इससे फाइट करूंगी पर तुम अभी काफी कमजोर हो और तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगी। ग्लिन ये कहता है तो चलो इसके ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि इसकी हालत हम सभी में सबसे अच्छी है। तो ये सारे उसे फाइट में उतारने के लिए मान जाते हैं और ये सभी उसे पीछे से सपोर्ट करेंगे। और जैसे ये बंदा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से यूकी की एंट्री हो जाती है। अरे ओए तुम टेंशन मत लो, तुम सारे अभी सेफ हो क्योंकि मैं जिंदा हूँ। अब एक बंदा किंग को आकर ये बताता है कि उनकी सारी की सारी फोर्सेस लड़ने के लिए रेडी हैं। वो ये कहते हैं तो उन्हें जल्दी से वहाँ पर भेज दो क्योंकि सेत्सु भी वहाँ पर आता ही होगा। इस तरफ यूई उसे देखकर काफी खुश हो रही होती है और सेत्सु उससे कहता है अरे ओए अभी रुक जाओ, ये सारा कुछ हम बंद कमरे में करने वाले हैं। तो थांबा। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। और वो उसके लिए एक चेयर बन जाती है। यूकी उससे कहता है कि मेरे पास एक ही एल्का काफी है तो तुम ये सब मत करो। ये बंदा जो उसके सामने खड़ा हुआ होता है यूकी उसे देखकर ये समझ जाता है कि ये इंसान वही है जिससे उसने डेजास के पैलेस में फाइट की थी। ओह अच्छा, तो मैं तुम्हें याद हूँ पर मुझे कम मत समझना क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये सारे अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड बना लेते हैं। ये बंदा जिसका नाम है मास्क वो ये कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो तो तुम इन्हें बचा क्यों रहे हो और इससे तुम्हें क्या हासिल होता है। अभी ओए छपरी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कमजोर है या फिर स्ट्रॉन्ग, जो मेरे अपने हैं मैं उन सभी को बचा कर रहूंगा और तुम इस वर्ल्ड का घंटा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे जब तक मैं यहाँ पर हूँ। इस तरफ ये आंटी भी सभी के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी शीरो और मिनी को भी यहाँ पर आ जाती है। शीरो उससे कहती है कि हम तुमसे फाइट करना नहीं चाहते पर अगर तुम हमें अपनी सिचुएशन बता दोगी तो हो सकता है कि ये फाइट टल जाए
जाए। ओह अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मुझे हरा सकती हो? ये बोलते ही वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, पर वो इसे काफी आराम से काउंटर कर लेते हैं। अगर तुम दोनों मुझे अपनी दीदी मानती हो तो फटाक से मेरे हाथों से मर जाओ। अब वो इनके ऊपर अटैक करके इन्हें इंजर्ड कर देती है। ये देखते ही इन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों उसकी चटनी बना देते हैं। पर अभी फाइट एंड नहीं हुई है। फिर वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और उसकी बॉडी से 4 हाथ बाहर निकल जाते हैं और अब वो इन दोनों को ही टॉर्चर करना शुरू कर देती है। मुझे तुम दोनों का प्यार हजम नहीं हो रहा है तो जल्दी से मेरे हाथों से मारी जाओ। ये बोलते ही वो एक काफी खतरनाक स्पेल को कास्ट करना शुरू करती है और शीरो के ऊपर जोरदार अटैक करती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। पर वो दोबारा से खड़ी होकर अपनी बहन के पास जाती है और इन दोनों की बॉडीज आपस में मर्ज हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों एक साथ हो गई हो तो मुझे हरा पाओगी? और वो दोनों अचानक से ही उसके पीछे आ जाती हैं और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देती हैं, यानी कि हरा देती हैं। वो दोबारा से खड़े होने का भी ट्राई करती है पर ये दोनों उसके एक जोरदार मुक्का मारती हैं और वो नीचे गिर जाती है। साथ में ये दोनों बहनें भी अलग हो जाती हैं। अब शीरो उससे ये पूछती है कि आपकी कोई बहन भी थी? हाँ शायद, और ये कहते ही वो मारी जाती है। फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसके ऊपर किसी की भी शॉट का असर नहीं होता, यानी कि इसकी बॉडी एकदम स्टील बॉडी होती है और वो सभी को अपने पंचेस से ढेर कर रहा होता है। तभी रो भी यहाँ पर आ जाती है और वो उसके एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे ये बंदा काफी दूर जाकर गिरता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीस्ट किंग की बेटी हो, पर तुम्हारे मुक्के से भी मुझे कुछ नहीं हुआ। रोआ जिसका हाथ काफी दुख रहा होता है वो ये पूछती है तो अच्छा तुम मेटल के बने हुए हो? अरे हाँ, मेरी बॉडी एकदम मेटल की है और मेरे ऊपर इन छोटी मोटी चीजों का कोई भी असर नहीं होता और मेरे ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, इंसानों ने ही मुझे बनाया है। रोआ उसके ऊपर एक जोरदार किक मारती है पर इससे इस मेटल मैन को कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसके पैर से ही ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब वो जल्दी से अपनी पूरी बॉडी को छोटी छोटी मेटल बॉल्स में कन्वर्ट कर लेता है और रोआ के ऊपर चारों तरफ से अटैक्स करना शुरू करता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। इस दुनिया में बस प्राइड का होना काफी नहीं है, ताकत भी काफी जरूरी है। और ये बोलते हुए वो यहाँ से जा रहा होता है। रुक जाओ, इस दुनिया में प्राइड ही सब कुछ है। और अब वो काफी स्ट्रांग हो जाती है, यहाँ तक कि इन मेटल बॉल्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब वो स्पीड से भागती हुई जाती है और मेटल मैन की एक जोरदार मुक्का मारती है। अब अगली पल वो अपने ऊपर एक स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी पूरी बॉडी पर्पल कलर की हो जाती है। रोआ उसके ऊपर चढ़ जाती है और एक के बाद एक उसके ऊपर मुक्के बरसा रही होती है, पर इस बार इस मेटल मैन को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो स्माइल कर रहा होता है। जैसे ही उसकी बॉडी में क्रैक्स आने शुरू होते हैं तो वो इन स्पाइक्स को रोआ की बॉडी के आर पार कर देता है, पर अब भी वो नहीं रुकती और उसके ऊपर लगातार मुक्के बरसा रही होती है और अब वो इसके एक जोरदार पंच मारती है जिससे ये एक ही पंच में ढेर हो जाता है। बीस्ट मैन की प्राइड ही उसके लिए सब कुछ है, तुम समझे? पर हम ये देखते हैं कि मेटल मैन अब भी जिंदा होता है और रोआ नीचे गिर जाती है, यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। तो ये मेटल मैन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए रोआ की सारी इंजरीज को हील कर देता है। रोआ उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एक नादान बच्ची हो और मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया। ये कहते ही वो नीचे गिर जाता है। इस तरफ यूकी और मास के बीच में फाइट चल रही होती है और तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यूकी को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही ये उसे मारने वाला होता है तो यूकी उसके शैडो मैजिक से बाहर आ जाता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं काफी कमजोर हूँ? और ये बोलते ही वो एक स्पेल को कास्ट करता है जिससे उसकी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है और जैसे यूकी उसके ऊपर अटैक करता है तो इस बार उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये आर्मर यूकी की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। पर यूकी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली और वो अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर एक स्पेशल अटैक करता है जिससे इसका आर्मर चकनाचूर हो जाता है। अभी ओए घनचक्कर, ज्यादा हिलो मत वरना मारे भी जा सकते हो। अगर मैं मारा भी जाऊँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसीलिए बनाया गया है और हाँ, हमारा काम है इस वर्ल्ड को खत्म करना। ये बोलते ही वो यूकी पर दोबारा से अटैक करता है, पर इस बार यूकी उसे एक ही झटके में जान से खत्म कर देता है, यानी कि फिनिश। ये सारी खबर टोमा के पास भी पहुंच चुकी है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, पर ये वॉर इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, तुम सारे ही मारे जाओगे। देख रहे हो भाई, ये बंदा अब भी कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब लेविया डेजास को ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है और वो ये बताती है कि सारा कुछ एकदम सही हो रहा है और उन्होंने टोमा के काफी सारे पावरफुल लोगों को जान से मार दिया है। और लेविया ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाती है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि टोमा भी यहाँ पर आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे काफी आसानी से हरा सकते हो? तुमने चाहे जो भी कर लिया हो, पर नतीजे कुछ और ही होंगे। यूकी भी उन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है और वो ये देखता है कि टोमा यहीं पर है। ओ सेसु, तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारी टाइमिंग काफी अच्छी है और मैं बस इन्हें मारने ही वाला था। यूकी ये देखता है कि वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। यूकी उसके ऊपर अटैक
अटैक करता है, पर टोमा इससे काफी आराम से बच जाता है। अब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक हम ये देखते हैं कि टोमा उसके ऊपर एक अटैक फेंक कर मारता है, पर यूकी इसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे इस कासल की पूरी छत टूट जाती है। अब यूकी उससे कहता है, अगर तुम्हारा मजाक पूरा हो गया हो तो चलो रियल फाइट करते हैं। ये सुनते ही टोमा उसके ऊपर एक साथ काफी सारे अटैक्स करता है और यूकी सारे के सारे अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से काट रहा होता है। अगले पल वो एक स्लैश करता है, जिससे टोमा के सारे अटैक्स गायब हो जाते हैं। वो अचानक से यूकी के पीछे आ जाता है और उसे इंजर्ड कर देता है। अब इन दोनों की फाइट ऐसे ही कंटिन्यू हो रही होती है और यूकी टोमा की स्वॉर्ड को काफी दूर फेंक देता है और उसके एक जोरदार मुक्का मारता है। टोमा कहता है, मैं ही जानता हूँ कि तुम भी इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते। अब अगले पल वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और उसे एक काफी खतरनाक गन में कन्वर्ट कर देता है और यूकी इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अब टोमा उसके ऊपर अटैक करता है और ये अटैक काफी खतरनाक होता है, जिससे पीछे माउंटेन में भी छेद हो जाता है। यूकी भी ये बात समझ जाता है, अगर टोमा को ऐसी अटैक करने दिया तो वो उसके ऊपर काफी भारी पड़ सकता है, तो वो उसे लेकर कासल से बाहर आ जाता है। टोमा अपनी गन को मशीन गन में कन्वर्ट कर लेता है और यूकी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है, पर यूकी सारे अटैक से काफी आराम से बच जाता है। अब वो अपनी स्वॉर्ड ग्लूटन को समन करता है और दोनों स्वॉर्ड से एक जोरदार स्लैश करता है, जिससे टोमा बच नहीं पाता और ये सारे के सारे लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। टोमा दोबारा से यूकी के सामने आ जाता है और यूकी उससे कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते, तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि टोमा के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। यूकी ये समझ जाता है कि ये सारा का सारा काम टोमा का नहीं है, बल्कि उस स्टोन का है जो कि टोमा की स्वॉर्ड में है। अगले पल टोमा की फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो चलो सेत्सु, इसे जल्दी से खत्म करते हैं। अब वो एक के बाद एक यूकी पर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है और यूकी को इससे बचने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। वो ये सोचता है, मुझे कुछ भी करके इसके पास जाना होगा, वरना ये मुझे जान से मार सकता है। देखते हैं यूकी, तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोक पाते हो। ये बोलते ही वो बाकी सबके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और जैसे यूकी उसे रोकने के लिए सामने आता है तो इसमें उसे काफी दिक्कतें आ रही होती हैं, लेकिन बाकी सब एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे वो बच जाते हैं। यूकी इस बात से काफी खुश होता है कि उसके पास उसकी टीम है और अब वो टोमा के ऊपर एक के बाद एक स्लैश करना शुरू कर देता है और उसके पास जाकर उसे एक ही झटके में इंजर्ड कर देता है और टोमा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। पर तभी उसके सामने फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं और एक आवाज उसे बार बार परेशान कर रही होती है, तुम काफी कमजोर हो, तुम हमेशा ही यूकी से पीछे रहे हो और तुम उससे पीछे ही रहोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके अंदर काफी सारी पावर्स आ जाती हैं, जिससे वो यहाँ पर एक काफी खतरनाक गन को समन करता है और जैसे वो इससे यूकी पर अटैक करता है तो यूकी इससे बच नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। टोमा उसके पास आकर पागलों की तरह हंसने लगता है, आखिरकार मैंने तुम्हें हरा दिया, उस सेत्सु को जो कि हमेशा ही मुझसे आगे था। अरे वाह, मजा आ गया। तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ पर तुम मुझे हरा नहीं सकते। वो टोमा को अपने डायमेंशनल मैजिक में कैद कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे जमीन टूटनी शुरू हो जाती है और टोमा इसके अंदर धंसना शुरू हो जाता है और अब भी वो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है, अबे ओए मुझे छोड़, जाने दे। अब वो अपनी रियल विश के बारे में सोचता है, जो कि बस ये थी कि वो हमेशा यूकी के पास रहे। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो ये देखता है कि यूकी उसके सामने है और उसका ये नेकलेस टूट चुका है। अरे यार, टेंशन मत लो, तुम अब भी जिंदा हो और याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनते ही टोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना सारा कुछ करने के बाद भी तुमने मुझे क्यों बचाया। जिसके बाद ये पूरी की पूरी वॉर खत्म हो जाती है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि टोमा जेल के अंदर होता है और ये सारे उससे कह रहे होते हैं कि वो अपने सारे मैजिक को बाहर निकाल दे और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे उन सभी को दोबारा से उनके वर्ल्ड में भेज दे। ऐसा करने से टोमा की सारी एनर्जीज बाहर आ जाएंगी और सारी पावर्स भी, और वो एक मामूली इंसान बन जाएगा। टोमा ये कहता है कि तुमने आखिर तक अपना प्रॉमिस निभाया, पर मैंने काफी गलतियाँ की हैं, पर तुम आज भी सही हो सेत्सु। अब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे बच्चों को दोबारा से उनके वर्ल्ड में भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूकी और टोमा आपस में बातें कर रहे होते हैं। यूकी उससे पूछता है कि तुम वापस क्यों नहीं गए। वो ये कहता है कि वो इस वर्ल्ड में रहने वाला है और इस वर्ल्ड को अपनी आंखों से एक्सप्लोर करेगा। जिसके बाद वो यूकी को बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है और यूकी भी अपने सफर पर जा ही रहा होता है। तभी बाकी सब यहाँ पर आ जाते हैं और एल्का फूट फूट कर रो रही होती है। यूई तो अपना बैग पैक करके उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहती हो, क्योंकि आगे काफी खतरा हो सकता है। अरे नहीं, मैं एकदम तैयार हूँ। और लो भाई, ये बोलते ही ये दोनों अपनी न्यू जर्नी पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारी इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसे इस एनिमे का सीजन 2 आता है वो आपको हमारे चैनल पर
पर देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं तो फटाक से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनी सोल, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना।